नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीतिक सिद्धांत की किताब में, राजनीतिक विज्ञान की राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब का अध्याय 6 नागरिकता। अब हम एक को नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, एक नए चैप्टर की ओर हम अग्रसर होने को जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम नया अध्याय शुरू करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो किताब है वो पूरी होती जा रही है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 6 नागरिकता और उसका है हमारा लेक्चर नंबर 1। और आप सभी को पता है कि जब भी हमारा लेक्चर 1 होता है तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो करते हैं चैप्टर फ्लो को। चैप्टर फ्लो, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले तो देखिए बच्चों, हम लोग जानेंगे कि नागरिकता होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब क्या है वो जानेंगे, ठीक है। उसके बाद भूमिका जानेंगे, रोल जानेंगे नागरिकता का कि भाई नागरिकता का क्या रोल है। उसके बाद बात करेंगे संपूर्ण और समान सदस्यता की, ठीक है, ये क्या होता है। फिर बात करेंगे समान अधिकारों की, फिर बात करेंगे नागरिक और राष्ट्र की, ठीक है। जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो देश से ही कनेक्शन की बात होती है, तो नागरिक और राष्ट्र की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सार्वभौमिक नागरिकता की, यूनिवर्सल सिटीजनशिप क्या होती है उसकी चर्चा करेंगे। और फिर वैश्विक जो नागरिकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ फिर जो हमारा ये पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। नागरिकता का हर एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग बड़े अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बात ये बतानी है कि जब हम लोग नागरिकता पढ़ रहे हैं तो नागरिकता को लेकर करके भारत के संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर करके आर्टिकल 11 तक नागरिकता को लेकर करके प्रावधान है। अब वो 11 तक के ये जो 7 आर्टिकल हैं, क्या आप चाहते हैं कि इन 7 आर्टिकल्स को अपन यहाँ पर कवर करें, जिससे कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि भारत में नागरिकता के जो प्रावधान है वो क्या है, ठीक है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब आज क्या पढ़ेंगे गुरुजी, आज हम बात करेंगे नागरिकता का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सिटीजनशिप, और फिर हम बात करेंगे भूमिका की। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। नागरिकता का परिचय, या हम ये कहते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिटीजनशिप। अब आप सभी को ये बात पता है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी देश का नागरिक होता है, किसी ना किसी देश का सिटीजन होता है। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि हम भारतीय हैं, मतलब हम भारत में रहने वाले, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। आप लोगों ने आधार कार्ड पे देखा होगा कि इंडियन सिटीजनशिप का उस पर प्रमाण होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। तो भारत का नागरिक, भारत के सिटीजनशिप, और इसी आधार पर हमें भारतीय कहा जाता है। जो जर्मन में रहते हैं उनको जर्मनी कहा जाता है, ठीक है। जो और किसी देश में रहते हैं उनको वहां की नागरिकता है। तो सबको क्या है, नागरिकता मिली हुई होती है। अब नागरिकता का मतलब क्या है, नागरिकता का मतलब एक प्रकार से क्या है कि आपको सदस्यता मिल गई, ठीक है। आपको सदस्यता, आपको उस जगह का मेंबर बना लिया गया। जिसमें एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब भी आप सभी ने देखा था कि दिल्ली में 9-10 सितंबर को G20 की बैठक हुई थी। G20 का मतलब क्या है, 20 देशों का समूह है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है। और उसकी अध्यक्षता भारत ने करी थी। नई दिल्ली में मीटिंग हुई, दुनिया के बड़े बड़ी जो महाशक्तियां हैं, बड़े बड़े देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो पधारे। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति भारत पधारते हैं। और इस बार G20 की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, अफ्रीका की यूनियन एक संगठन है, उस अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दी कि भाई अब आप आज से स्थायी सदस्य हो। अब G20 ना होकर करके G21 हो गया। मतलब अब उसमें कितने ग्रुप हो गए, 21 ग्रुप हो गए, जिसमें देश, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन जैसे संगठन मिलाकर करके अब 21 जने उसमें हो गए। तो G21 हो गया। तो अब क्या हो गया, अफ्रीकन जो यूनियन है वो भी उसको क्या मिल गई, सदस्यता मिल गई, किसकी, G20 की। मतलब इस ग्रुप की सदस्यता मिल जाती है, मतलब वो इस ग्रुप का क्या हो गया, एक प्रकार से मेंबर हो जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि हम भी जहां भी जिस देश में रहते हैं, हमें वहां की अगर सदस्यता मिल जाती है, मेंबरशिप मिल जाती है कि साहब हम इससे जुड़ा हो गया, मतलब हम इसके नागरिक बन गए हैं, हम इसके सिटीजनशिप बन गए हैं, ठीक है। ये सिटीजनशिप और क्या होती है, किन किन को मिलती है, कैसे मिलती है, इन सभी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हम जानेंगे कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है और किन किन मुद्दों को विस्तार से चर्चा करनी है। हमने अपनी बात नागरिकता की सुप्रसिद्ध परिभाषा से शुरू करें कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। तो क्या कहा गया कि नागरिकता सुप्रसिद्ध परिभाषा से शुरू करते हैं। अब जो नागरिकता का शुरुआत है वो सुप्रसिद्ध परिभाषा, मतलब जो बहुत बड़ी फेमस परिभाषा है, डेफिनेशन, उससे शुरू करते हैं कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण
और समान सदस्यता है। क्या कहा गया, बड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात समझे एक राजनीतिक समुदाय की। राजनीतिक समुदाय का मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ना, उन पॉलिटिकल बाउंड्रीज की, ठीक है। यहां पे जो समुदाय जो वर्ड है वो क्या दर्शा रहा है कि एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज में रहने वाला जो सभी लोग हैं उसको समुदाय कहा गया। आज भारत की सीमा क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग क्या रहेंगे, भारतीय रहेंगे। अब यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, स्वर्ण, हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, ये नहीं। यहाँ पे समुदाय का मतलब क्या है कि इस पॉलिटिकल क्षेत्र में, इस राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, तो ये क्या हो गया, एक राजनीतिक समुदाय हो गया। तो इस राजनीतिक समुदाय मतलब ये जो पूरी पॉलिटिकल बाउंड्री है किसी देश की, जो राजनीतिक सीमा है उसकी पूर्ण मतलब आपको कंप्लीट और समान सदस्यता मिलती हो। समान सदस्यता का मतलब क्या है, पूर्ण सदस्यता का मतलब क्या है कि जब तक आप वहां रहेंगे वहां की आपको सदस्यता मिल गई। समान सदस्यता का मतलब क्या है कि जो अधिकार, जो सब कुछ दूसरे के पास है वैसे ही आपके पास भी होंगे। तो पूर्ण और समान सदस्यता मिलना। तो यहां पर अगर हम नागरिकता की परिभाषा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की, ठीक है, एक राजनीतिक समुदाय, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की पूर्ण, कंप्लीट और समान सदस्यता है। मतलब इक्वल आपको सदस्यता मिलेगी। मतलब जैसे मैं कहूं आज कि आज किसी बच्चे को क्लास में एडमिशन ले लिया गया। अब क्लास में एडमिशन लेने का मतलब क्या है कि जब तक वो पूरा सेशन चलेगा तब तक वो बच्चा भी रहेगा और उसको समान सारे के सारे वह अधिकार मिलेंगे जो बाकी दूसरे बच्चों को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि हमें नागरिकता मिलने के साथ कुछ चीजें, कुछ अधिकार भी मिलते हैं। अब नागरिकता मिलने का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं भारतीय हूं, इसका मतलब ये कि भारत का संविधान जो भी अधिकार देता है वो मेरे भी अधिकार है। भारत का संविधान जो कर्तव्य बताता है वो कर्तव्य मेरे भी है। भारत का संविधान कहता है कि जनता को सरकार के कामों में हस्तक्षेप करने का, सरकार का विरोध और सरकार का समर्थन करने का अधिकार है, मतलब वो मेरा भी अधिकार है। मतलब जो मेरा अधिकार है वो बाकी दूसरे भारतीयों का भी, और जो बाकी दूसरे भारतीयों का है वो मेरा भी है। तो यहां पर पूर्ण और समान सदस्यता की बात होती है। इस अध्याय में हम ये छानबीन करेंगे कि आज नागरिकता का सही अर्थ क्या है, और हम अब ये बात जानेंगे कि आज के समय में नागरिकता का सही अर्थ क्या है। इसके बाद हम उन बहस और संघर्षों पर भी दृष्टिपात करेंगे जो पूर्ण समान सदस्यता की व्याख्या के संदर्भ में चल रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले तो नागरिकता का सही अर्थ क्या है वो जानना, और उसके बाद आज के समय में जो डिबेट हो रही है, जो संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं पूर्ण और समान सदस्यता की बात को लेकर करके, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, हम उस पर भी दृष्टिपात करेंगे, मतलब हम उस पर भी दृष्टि डालेंगे, उन विचारों को भी हम पढ़ेंगे और उन विचारों से एक जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो निकालने की कोशिश करेंगे। यहां पे जो दिखाया गया है ये क्या है, सिटीजनशिप। अगले परिच्छेद में नागरिक और राष्ट्र के बीच संबंध तथा विभिन्न देशों में स्वीकृत नागरिकता की कसौटी पर चर्चा होगी। नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निहितार्थ है कि नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए। अब देखिए, अगले परिच्छेद में मतलब जो आप अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें नागरिक और राष्ट्र के बीच संबंध की बात करेंगे कि नागरिक जो है, जो सिटीजन है, वो और राष्ट्र, देश, उसके बीच में क्या संबंध है, तथा विभिन्न देशों में स्वीकृत नागरिकता की कसौटी पर भी चर्चा करेंगे। और अलग अलग देशों ने जो नागरिकता को स्वीकृत कर रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है कि यहाँ पे सिटीजनशिप देनी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नागरिकता के जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है, उसमें क्या है कि नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए। मतलब नागरिकता क्या होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, मतलब सबको वो मिलनी चाहिए। क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए? तो अब जब ये कहा जा रहा है, सार्वभौम शब्द जब प्रयोग कर लिया जाता है तो इसको हम कहते हैं बेटा यूनिवर्सल। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल का मतलब यह है कि वो सभी के लिए यूनिवर्सल है, वो सबके लिए। जैसे हम कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो सभी जो वयस्क है उनको वो मताधिकार दिया जाए। सार्वभौम मतलब सभी आ जाता है। तो क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को किसी ना किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए? तो क्या प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए? ये सार्वभौम नागरिकता का अर्थ क्या यह है? क्वेश्चन मार्क है, जवाब नहीं बेटा, ये क्वेश्चन है कि क्या ऐसा है। तो ये हम आगे चर्चा करेंगे। ऐसे हालात में हम तमाम राष्ट्रविहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे, इस मुद्दे पर बाद के परिच्छेद में विचार किया जाएगा। अब देखिए, आज अपन को भारत की नागरिकता मिल रखी है, अपन भारतीय। किसी को जर्मनी की नागरिकता मिल रखी है, वो जर्मन है। किसी को पोलैंड की नागरिकता मिल रखी है, वो पोलिश है। हर व्यक्ति को, ज्यादातर लोगों को क्या है कि एक एक देशों की नागरिकता मिल रखी है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर देश में कहीं पर कोई गृह युद्ध हुआ या देश में युद्ध हुआ तो वो एक अपने देशों को छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर के शरणार्थी बन गए, दूसरे देशों में जाकर करके रहने लग गए, या अवैध आप्रवासी है, मतलब इलीगल तरीके से दूसरे देशों में एंटर हो गए। अब अगर
इलीगल तरीके से एंटर हुए हैं या किसी दूसरे देश में जाकर के शरणार्थी बने हैं, तो वो देश तो उनको अपनाएंगे नहीं, वो तो अपनी नागरिकता देंगे नहीं। तो फिर उनका क्या करना है, उनको कैसे डिस्कस करेंगे, उनको, वो तो किसी भी राष्ट्र के सदस्य नहीं है। तो यहां पर यही बात की गई है, राष्ट्रविहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे। राष्ट्रविहीन, जिनका कोई राष्ट्र नहीं है, मतलब वो तो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, इलीगल इमिग्रेशन कर रहे हैं, तो उनका क्या है, ये चर्चा हम लोग करेंगे आगे के टॉपिक्स में। आखिरी परिच्छेद में वैश्विक नागरिकता के मुद्दे पर विचार होगा कि क्या इसका अस्तित्व है और क्या यह राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकती है। और फिर लास्ट में हम ये जानेंगे कि वैश्विक नागरिकता क्या है, इसके मुद्दे पे विचार करेंगे और क्या ये राष्ट्रीय नागरिकता, नेशनल सिटीजनशिप की जगह ले सकती है। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं और बड़े विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करनी है। जैसे जो तस्वीर दिखाई गई है विश्व के लिए दर्शाई गई है कि हम सभी विश्व में हैं और विश्व की नागरिकता है उसको दर्शाने के लिए। अब हम बात करते हैं भूमिका की, ये जिसको हम कहते हैं जो रोल है वो। ये चीज तो आप सभी को मानना है कि नागरिकता या सिटीजनशिप एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब जैसे अभी कुछ समय पहले आपने 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 में भारत सरकार एक कानून लेकर करके आती है जिसको कहा जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, नागरिकता संशोधन विधेयक या नागरिकता संशोधन कानून। उस हमारे देश में एक सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है। उस सिटीजनशिप एक्ट में 2019 में भारत सरकार ने कुछ बदलाव करे, कुछ संशोधन करे और उस संशोधन के तहत सरकार ने ये बात रखी कि जो भी अवैध आप्रवासी, मतलब इलीगल तरीके से भारत की बॉर्डर्स में एंटर हुए हैं या 2014 के बाद किसी भी प्रकार से वो एंटर हुए हैं, तो उनको वापस उनके देशों में भेजा जाएगा, जिससे कि भारत का जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन है, जो इंडिया की सच में एग्जैक्ट पॉपुलेशन है, उनको पता चले हम लोगों को। ऐसा प्रावधान उस समय सीएए में और एनआरसी जैसे कानून सरकार लेकर करके आई थी। और जब आप कक्षा 12 में आ जाएंगे तो आप ये चीज़ पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत की राजनीति की किताब में कि भारत में अगर असम की तरफ आप देखेंगे तो असम में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, असम के लोगों की सरकार से बड़ी नाराजगी ये है कि भारत सरकार अवैध आप्रवासियों को नहीं रोक पा रही है। कि वहाँ से क्या होता है कि जैसे बांग्लादेश हो गया और आसपास के इलाकों से लोग असम चले जाते हैं और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ बस जाते हैं। तो वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है कि वहाँ के कल्चर को बचाने के लिए सभी जगह से वहाँ से जो भी अप्रवासी आ रहे हैं उनको रोका जाए और भारत सरकार उनको वहाँ से हटाए, ठीक है। इस प्रकार से एक आसू संगठन बनता है, वो काफ़ी बड़ा विरोध प्रदर्शन करता है, फिर बाद में जाकर करके एक सरकार के साथ 1985 में समझौते होते हैं। ये प्रक्रिया है जो आप अगले साल पढ़ेंगे। तो ऐसा है कि हम नागरिकता जो है वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग अपने देश को कुछ मुसीबतों में भी छोड़ देते हैं और मतलब वो दूसरे देशों में जाकर के शरणार्थी बन जाते हैं। अब जो दूसरे देशों में जाकर के शरणार्थी बन रहे हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो दूसरा देश क्या उनको एज अ शरणार्थी या एज अ रिफ्यूजी अपना रहा है या नहीं अपना रहा है, ठीक है। अगर नहीं अपना रहा है तो फिर ना तो वो अपने देश के हुए और ना जिस देश में वो शरणार्थी है तो फिर वो नागरिक है तो हैं कहाँ के, वो सिटीजन्स हैं तो हैं कहाँ के। तो सिटीजनशिप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है वो देखते हैं। नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय के पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। अब नागरिकता की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा कि एग्जैक्टली नागरिकता जो है, सिटीजनशिप है, वो क्या है, एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में है। कि राजनीतिक जो समुदाय, अब ये राजनीतिक जो समुदाय है, ये राजनीतिक समुदाय का मतलब क्या है, जो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मतलब एक राजनीतिक सीमा क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं वो पूरा एक समुदाय है और उस समुदाय की आपको पूर्ण, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट और समान सदस्यता मिल जाए। मतलब आप उस राजनीतिक समुदाय का, उस पॉलिटिकल बाउंड्री में रहने वाले उस पूरे ग्रुप का सदस्य बन जाए। और कैसे सदस्य बन जाए, एक परमानेंट सदस्य बन जाए और जैसे सदस्य बाकी दूसरे वैसे के ही वैसे समान अधिकार आपको भी मिल जाए। ऐसे में इसको क्या कहा जाता है, नागरिकता या सिटीजनशिप कहा जाता है। अब ये आप आराम से 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछने के साथ साथ ये है बच्चों कि जब बहुत सी बार आप कहीं पर बैठेंगे और होगा, जब नागरिकता की चर्चा होगी, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी, तो आप ये बता सकते हैं। काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि नागरिकता का अर्थ क्या होता है। काफी लोग कहेंगे मैं यहाँ का नागरिक हूं, मैं यहाँ का नागरिक हूं, पर उनसे ये पूछो कि भाई नागरिकता का मतलब क्या है, नागरिक का मतलब क्या है। जब किसी को भी नहीं पता होगा फिर आप बता सकते हो कि देखो हमने कक्षा 11 में हमने पढ़ा था राजनीतिक सिद्धांत की किताब में कि नागरिकता का अर्थ एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और संपूर्ण एवं समान सदस्यता के रूप में माना जाता है, तो वो नागरिकता होती है।
समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं। इसलिए हम संबद्ध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन मानते हैं। अब समकालीन विश्व में, ठीक है, अब भी क्या अगर विश्व के में हम बात करें तो राष्ट्रों ने, देशों ने क्या है, अपने जो सदस्य हैं उनको सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ, सामूहिक राजनीतिक पहचान तो दी है। देखिए, राजनीतिक समुदाय की जब पूर्ण और समान सदस्यता मिल गई है तो वो क्या हो गया, राजनीतिक पहचान तो उनको मिल ही चुकी है। मतलब एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो मिल ही चुकी है कि साहब मैं इस देश की पॉलिटिकल क्षेत्र में, इस देश के सीमा क्षेत्र में मैं रहता हूं तो मुझे वहां की एक पहचान मिल चुकी है। मैं इंडिया में रहता हूं, मैं इंडियन हूं। मैं जर्मनी में रहता हूं, मैं जर्मन हूं। मैं कनाडा में रहता हूं, मैं कनेडियन हूं। तो एक पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए वो तो मिल ही चुकी है। उसके साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए, कुछ अधिकार भी प्रदान किए। अब ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश में मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 12 से लेकर करके 35 तक दिए गए हैं, इसमें काफी ऐसे अधिकार हैं जो कि जो विदेशी या फॉरेनर्स अगर इंडिया घूमने आते हैं या यहाँ पे रुकते हैं तो वो उन पर लागू नहीं होते, उन पर लागू नहीं होता। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आर्टिकल 29 और 30 जिसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर करके ये कहे कि साहब मैं तो यहाँ अल्पसंख्यक हूँ और मुझे परमिशन होनी चाहिए कि मैं अपनी स्कूल खोल सकूँ, भाई आपको नहीं है, आपको नहीं। वो देश का जो नागरिक है उसी को ही वो अधिकार मिलेगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 15 के तहत ये कहा गया है कि जाति, धर्म, रंग, लिंग इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, परंतु अगर कोई फॉरेनर आता है तो उसके साथ उस प्रकार का भेदभाव हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर कहीं पर उसको परमिशन नहीं दी जा रही है एंटर होने की या कहीं जाने की तो वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारा नियम हो कि हम उनको ना जाने दें। तो काफी जगहों पर क्या होता है कि कुछ अधिकार जो मिले हुए हैं वो स्पेशली किसको मिले हुए हैं, नागरिकों को या सिटीजन्स को मिले हुए। तो सामूहिक राजनीतिक पहचान तो देता ही है, उसके साथ साथ क्या कुछ अधिकार भी प्रदान करता है। तो आर्टिकल 12 से 35 तक। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारों में से जो एक अधिकार है वो है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, मताधिकार जो है वो। अब आज कोई जर्मन का व्यक्ति यहां पर इंडिया में आकर करके बोले साहब मुझे वोटिंग करनी है, उसको वोट देने का अधिकार देंगे क्या हम लोग? नहीं। वो किसको मिला है? जो भारत के नागरिक है, भारत के जो सिटीजन्स हैं उनको ही मिला है। इसलिए हम संबंध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन मानते हैं। इसलिए जिस राष्ट्र से हमारा संबंध होता है, जिस राष्ट्र से हमारा रिलेशन होता है, जिस राष्ट्र के हम लोग नागरिक होते हैं, जिस राष्ट्र में हमें अधिकार मिले हुए होते हैं, उसी राष्ट्र को तभी उसी आधार पर हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम भारतीय हैं, जापानी हैं या जर्मन हैं। तो ये जैसे पूरी पृथ्वी पर हमने दिखाया है कि अलग अलग जो नागरिकता वाले लोग हैं वो रहते हैं। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। अब जो नागरिक है, जो सिटीजन्स हैं, वो अपने राष्ट्र से, मतलब अपना जो देश है उससे कुछ बुनियादी अधिकार तो चाहते ही हैं। वो तो चाहते हैं कि साहब हमें वो बुनियादी अधिकार मिले, जो बेसिक राइट्स है जिनको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, वो मौलिक अधिकार मिले। उसके साथ साथ क्या है, कहीं पर भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की भी अपेक्षा करते हैं कि हम हमारी जो ये पूरी राजनीतिक सीमाएं हैं उनमें कहीं पर भी यात्रा कर सके, उसमें सरकार, राष्ट्र हमारा सहयोग करे और हमें सुरक्षा प्रदान करे। इस बात की अपेक्षा, इस बात की उम्मीद करी जाती है। किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है। अब किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व हम कब समझ सकते हैं? देखिए, जीवन में जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती है ना, तब हमें उसकी कीमत पता चलती है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, या जीवन में किसी भी चीज में आप देख लीजिए, जब तक कोई है हमारे पास तब तक हमें उस चीज की कदर नहीं होती, तब तक हमें उसका पता नहीं होता। या तो जब तक मिली नहीं है तब तक कदर है, और जब तक फिर चली जाती है हाथ से तब हमें कदर समझ में आती है। ठीक है ना? जैसे आज कोई भी इंसान है, हम किसी इंसान के साथ बहुत लड़ लेते हैं, वो बेकार, उसकी बुराई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, पर जब वो इंसान चला जाता है ना, तब उसका इंपॉर्टेंस यार वो मेरा कितना काम आता था, ये आज वो होता ना तो ऐसा हो जाता। तो हमें जब तक कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमारे पास नहीं होती है ना, तभी हमें कदर समझ में आती है, उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो अगर एक किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या महत्व है, इसको आप समझना है, इसको बेहतर तरीके से महसूस करना है, तो एक ऐसा रियलाइजेशन करिए, एक ऐसा महसूस करिए, कल्पना करिए कि जिन लोगों के पास किसी भी राष्ट्र की नागरिकता नहीं है, मतलब वो मजबूरन क्या है कि दूसरे देशों में अवैध आप्रवासी बनकर के चले गए, इलीगल वो दूसरे देशों में चले गए,
उनके देशों में स्थितियां सही नहीं बनी, उसके बाद वो दूसरे देशों में जाकर के शरणार्थी बन गए, दूसरे देशों की जाकर के शरण ले ली उन लोगों ने। तो जिन लोगों को उनके देशों ने भी नहीं अपनाया, उनके बारे में सोचिए। तो एक संपूर्ण राष्ट्र का सदस्य बनने का महत्व इसी चीज से समझिए, उन लोगों के बारे में कल्पना करिए, उनके बारे में सोचिए जिनको संपूर्ण सदस्यता किसी राष्ट्र की नहीं मिल रखी है। आप सोचिए, दुर्भाग्यवश से कोई व्यक्ति शरणार्थी बन गया, मतलब वो किसी दूसरे देश की शरण में चला गया हो। अवैध प्रवासी, इलीगल इमिग्रेशन कर गया हो, मतलब अवैध तरीके से, गलत तरीके से वो प्रवास करा गया हो, क्योंकि उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई भी राष्ट्र उन्हें अपनी सदस्यता, अपनी सिटीजनशिप या अपनी मेंबरशिप देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता है और वे आमतौर पर असुरक्षित हालात में जीवन यापन करते हैं। अब देखिए, जब कोई भी राष्ट्र उनको नागरिकता नहीं दे रहा है, नागरिकता या जो सदस्यता हम कह रहे हैं, नागरिकता का मतलब ही क्या हो रहा है कि आपको सदस्यता मिल गई, उस कंट्री की आपको मेंबरशिप मिल गई। मेंबरशिप का मतलब यह है कि आपको कुछ अधिकार भी, अगर आप कहीं की भी सदस्यता लेते हैं, आप कहीं के भी मेंबर बनते हैं, मैं सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली कहीं की भी बात, कहीं के भी आप मेंबर बनेंगे तो आपके साथ अधिकार और कर्तव्य दोनों आपके पास आएंगे। ठीक है, आपके अधिकार और आपके कर्तव्य दोनों आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया, तो मतलब आपको उस स्कूल की सदस्यता मिल गई कि साहब आज से ये बच्चा भी इस स्कूल का स्टूडेंट है। अब आपके पास अधिकार तो क्या है कि अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आए, टीचर सही से नहीं पढ़ाए, तो मैं प्रिंसिपल के पास जाकर के शिकायत कर सकता हूं। ठीक है, मैं घर पे बता सकता हूं कि मेरे स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा रहे। ये तो क्या है, आपका अधिकार है। और कर्तव्य क्या है, कर्तव्य ये है कि अगर मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है टीचर्स का, तो मैं बहुत मेहनत कर करके इस स्कूल का नाम रोशन करूं, मैं शिक्षक गणों का सम्मान करूं, मैं जो अपनी स्कूल की संपत्ति है उसकी रक्षा करूं, उसको कोई फालतू का तोड़ फोड़ नुकसान ना पहुंचाऊं। तो अगर हम कहीं के भी सदस्य बनते हैं, अगर हमें कहीं के भी मेंबर बनते हैं, तो हमें अधिकार भी मिलते हैं और हमारे साथ कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटीज भी होती है। तो इसी प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिल रही है, इसका मतलब वो किसी ना किसी देश का सदस्य बन रहा है, और जब वो सदस्य बन रहा है, इसका मतलब उसको कुछ अधिकार मिल रहे हैं। भाई आज अपन भारत के नागरिक हैं, तो हमारे कुछ अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मताधिकार का अधिकार है हमारे पास, तो उसके साथ साथ हमारे पास कुछ कर्तव्य भी है, हमारे कुछ ड्यूटीज भी है। मौलिक कर्तव्यों के अलावा भी हमारे अनेकों ड्यूटियां हैं कि हम समय पर टैक्स भरें, हम स्वच्छता बना करके रखें, साफ सफाई बना करके रखें, हम देश को आगे ले जाने के लिए हर पल हर क्षण मेहनत करें, काम करें। तो ये हमारे कुछ कर्तव्य भी है। अब इस चीज को समझिए कि जिस किसी व्यक्ति के पास नागरिकता नहीं है, सदस्यता नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसको के पास कोई अधिकार भी नहीं है। यह अधिकार हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं बेटा, यह अधिकार हमारे सुरक्षा कवच की तरह है, हमारे एक सेफ्टी की तरह ये काम कर रहे हैं कि भैया हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और गलत होगा तो ये अधिकार हमें बचा लेंगे। आज समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। ये अधिकार क्या कर रहे हैं, हमें बचाने का काम कर रहे हैं कि नहीं साहब आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो अब अगर किसी व्यक्ति के पास सदस्यता नहीं है, मतलब उसके पास अधिकार नहीं है, और जब अधिकार नहीं है तो मतलब वो पूर्ण रूप से क्या, असुरक्षित हालात में है। वो पूर्ण रूप से क्या होता है, असुरक्षित हालात में होता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कोई बच्चा है, किसी बच्चे के साथ माता पिता है, तो माता पिता उसके सुरक्षा कवच की तरह है बेटा, उस पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। बारिश हुई तो उसको फट देनी, माता आंचल में छिपा लेगी। ठीक है, और कोई समस्या आई और कुछ हुआ तो बच्चे को कवर कर लेगी। परंतु अब सोचिए, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते वो तो असुरक्षित है, वो तो इनसिक्योर है, उनको तो मतलब जीवन में कुछ भी हो जाए उनको कौन बचाने वाला है। तो उसी प्रकार से सदस्यता अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिली हुई है तो उसका कोई अधिकार नहीं, तो वो तो पूर्ण रूप से असुरक्षित हालात में अपना जीवन यापन कर रहा है। मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वे संघर्ष करने को तैयार हैं, जैसा कि आज हम मध्य पूर्व के फिलिस्तीन शरणार्थियों के मामले में देखते हैं। अब मनपसंद राष्ट्र की, ठीक है, अपने जो मनपसंद राष्ट्र है, जिस राष्ट्र का वो सदस्य बनना चाहते हैं, उनके लिए वो एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वो संघर्ष करने को तैयार है। ठीक है, जैसे आप भारत में देखते हैं कि समानता के लिए संघर्ष हुआ कि साहब समानता चाहिए। ठीक है, आपने अमेरिका में, ब्रिटेन में देखा, महिलाओं ने वोटिंग के अधिकारों के लिए क्या करा, संघर्ष करा कि साहब वोटिंग का अधिकार चाहिए। ये एक लक्ष्य था इन लोगों का कि साहब हमें वो मिल जाए।
जैसे आपने देखा दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने समानता के लिए गोरे और काले लोग, अश्वेत और श्वेतों के बीच में समानता स्थापित करने के लिए संघर्ष करा, और वो उनका क्या था, एक लक्ष्य था कि साहब हमें समानता मिल जाए। इसी प्रकार से ये जो लोग किसी भी देश के सदस्य नहीं है, शरणार्थी बनकर के घूम रहे हैं, अवैध अप्रवासी बनकर के घूम रहे हैं, उनके लिए एक लक्ष्य है कि उनको मनपसंद राष्ट्र की क्या मिल जाए, सदस्यता मिल जाए, उसके लिए वो संघर्ष करने को भी तैयार है। जैसा कि मध्य पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के मामले में आपने देखा होगा। नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकार लोकतांत्रिक देशों ने आज उनमें कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए हैं। देखो, नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की, ठीक है, प्रदत्त अधिकारों का मतलब क्या है, नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, मतलब जो अधिकार, जो राइट्स नागरिकों को दिए गए हैं, उनकी सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब अब किस प्रकार के दिए गए हैं, उनका नेचर कैसा है, क्या है, वो अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे अगर आज आप भारत में बात करें, समानता का अधिकार भारत में भी है, समानता का अधिकार अफ्रीका में भी होगा, दोनों जगह समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार अमेरिका में भी होगा। परंतु अगर आप देखें, भारत में जब समानता की बात आती है, इक्वलिटी की बात आती है, तो दो मुद्दे मुख्यतः हैं जहां पे समानता पे जोर दिया जाता है। कौन कौन से? एक तो जाति आधारित और एक लिंग आधारित। हमारे भारत में रंग के आधार पर इतना भेदभाव नहीं है, ठीक है, इतना जितना कि जाति के आधार पर। तो वहां पर जो समानता पे मुख्यतः जो जोर डाला गया है भारत के संविधान में, वो क्या डाला गया है कि जाति, रंग, लिंग, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 17 में यह कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत हो। परंतु आप अफ्रीका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो वहां तो जाति प्रथा है ही नहीं, वहां तो कास्ट सिस्टम है ही नहीं। तो उन्होंने वहां कास्ट सिस्टम के बाद उन्होंने कहा कि रंग के आधार पर भेदभाव बिल्कुल निषेध है, श्वेत और अश्वेत के बीच में कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो वहां पे देखिए, समानता का अधिकार है, परंतु उन्होंने अपने देश के हिसाब से जो नेचर है कि कैसा ये अधिकार कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है साहब मेरे पेट में दर्द हो, दो लोग गए, दोनों कहते हैं साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, पेट में दर्द हो सकता है किसी एक व्यक्ति के जो पेट में दर्द हो रहा है वो गैस के कारण हो रहा है, और एक व्यक्ति के जो पेट में दर्द हो रहा है हो सकता है वो फूड खराब खा लिया उसके कारण हो रहा है। तो दोनों को दवा अलग अलग होगी। तो उसी प्रकार से समानता का अधिकार है, परंतु भारत में जो मुख्यतः जहां पे समानता मिलनी चाहिए उनको फोकस करा गया, दक्षिण अफ्रीका में जहां मुख्यतः समानता मिलनी चाहिए उनको फोकस करा गया। परंतु लेकिन अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश है उनमें आज कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल कर दिए गए। पर आप जितने भी आज लोकतांत्रिक देश देखेंगे उनमें ज्यादातर में राजनीतिक अधिकारों को शामिल करा गया। राजनीतिक अधिकारों में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहला वोट देने का अधिकार, आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा। उसके बाद आपको चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, आपको सरकार के पक्ष विपक्ष में बोलने का अधिकार, आपको दल बनाने, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार। ये सारे के सारे क्या हैं? ये राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकारों का अर्थ ये होता है, पॉलिटिकल राइट्स का अर्थ ये होता है कि आप उस देश की निर्णय प्रक्रिया में आप अपनी भागीदारी निभा सके, वह राजनीतिक अधिकार। उदाहरण स्वरूप मतदान, अभिव्यक्ति या आस्था की आजादी। तो आज जैसे अपन ने बोला कि मतदान, वोटिंग का राइट, अभिव्यक्ति की, ठीक है, मैं क्या सोचता हूं, मैं किसको समर्थन करता हूं, किसको नहीं, इसकी आजादी होनी चाहिए। आस्था की आजादी, मैं किस पे विश्वास करता हूं, किस पे नहीं करता हूं। जैसे नागरिक अधिकार और न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने जैसे जुड़े कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। तो ये सारे के सारे क्या है? नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है कि भाई मतदान का अधिकार हो, अभिव्यक्ति की आजादी हो, आस्था की आजादी हो, न्यूनतम मजदूरी मिले व्यक्ति को, शिक्षा पाने का अधिकार मिले, प्रतिष्ठा की समानता हो, ये सब कुछ मिलना चाहिए। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। अब देखिए, नागरिक आज जिन भी अधिकारों का प्रयोग करते हैं ना, उन अधिकारों को संघर्षों के बाद हासिल किया गया है, ठीक है। बड़े संघर्ष लोगों के द्वारा करे गए हैं और बड़े संघर्षों के बाद वो अधिकार मिले। आप चाहे विश्व के अलग अलग कोनों में देख लीजिए, अलग अलग देशों में देख लीजिए, संघर्ष करा गया है। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं भारत की, भारत में अगर आप बात करेंगे भारत में अधिकारों की, अगर संघर्ष की आप देखेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन देखिए, हमने 200 सालों तक संघर्ष करा है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने 200 सालों तक संघर्ष करा है। उस 200 सालों के संघर्ष के बाद जब हम आजाद हुए और आजाद होने के बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान जब हम बनाने का अवसर मिला तो हमने वो सबसे बेहतरीन संविधान बनाया और उसमें हमें अधिकार दिए गए। इसी प्रकार से अगर आप देखें दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो नेल्सन मंडेला जी ने 28 वर्ष तक जेल में बिताए, संघर्ष करा कि श्वेत और अश्वेत के जो है अधिकार समान होने चाहिए। मैं बात करूं किंग मार्टिन लूथर जूनियर की, जिन्होंने
अमेरिका में संघर्ष किया और अश्वेतों के लिए लड़ाई लड़ी। तो मतलब जो अधिकार आज लोगों को मिले हुए हैं उसके लिए क्या हुआ है, संघर्ष हुआ है, स्ट्रगल हुआ है। और एक बात हमेशा बच्चों जीवन में याद रखिएगा, संघर्ष जो है ना, संघर्ष बड़ा जरूरी है। संघर्ष से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बिना संघर्ष के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जो व्यक्ति जब संघर्ष करता है ना, उसी का ही जीवन में सम्मान होता है। आज आप 11th में पढ़ रहे हैं, आप अगले साल 12th में आ जाएंगे, आप संघर्ष करिए, स्ट्रगल करिए, मतलब आप खूब मेहनत आज करिए। आप बहुत अच्छी परसेंटेज 11th में बनाइए, 11th में बहुत अच्छी परसेंटेज बनाएंगे, स्कूल को टॉप करेंगे तो आपका सम्मान होगा। स्कूल वाले आपको मोमेंटो देंगे, आपको प्राइज देंगे, इनाम देंगे। 12th में आपने बहुत अच्छी परसेंटेज बनाई, आपने स्टेट को टॉप करा तो आपको सरकार की तरफ से बहुत से इनाम मिलेंगे। ये सम्मान, ये जो रेस्पेक्ट, ये जो इनाम मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि संघर्ष करने वालों को मिलते हैं, स्ट्रगल करने वालों को मिलते हैं। ठीक है ना? तो स्ट्रगल करना, संघर्ष करना बड़ा जरूरी है। संघर्ष करे बिना कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है? और एक मतलब मेरे, चाहे आप फ्रेंड कह लीजिए या एक मेरे साथ टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं और उन्होंने व्हाट्सएप पे जो एक अबाउट में लिखते हैं ना, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिख रखी है, लेजीनेस इज द प्लेजर दैट इज सफरिंग। मतलब उन्होंने ऐसा लिखा है कि जो लेजीनेस है वो एक प्लेजर है, सौभाग्य है। मतलब सौभाग्य सुख वाले, प्लेजर का मतलब क्या होता है? सुख होता है। और लेजीनेस क्या है? आलस्य। आलस्य एक ऐसा सुख है जो बाद में सफरिंग, दुखों के रूप में हमें भुगतना पड़ता है। समझ रहे? मतलब अगर हम आज आलस कर रहे हैं तो हमें सुख लग रहा है, हाँ हाँ वाह यार एसी के नीचे सो रहे हैं, पंखे के नीचे सो रहे हैं, मजा है यार, नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे। ये जो आलस वाली भावना है, ये हमें क्या है, फिर दुख लेकर करके आता है। अगर हमने आज मेहनत नहीं करी तो आने वाले समय में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो जीवन हो वहां पर भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष करने वालों का हमेशा सम्मान होता है। और यहां पर भी आप देख लीजिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतना संघर्ष करा, आज देखिए सारी तरफ उनकी जय जयकार हो रही है। ठीक है? आज कौन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं जानता? अभी भी जब G20 में विश्व के अलग अलग राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला चलिए भैया महात्मा गांधी जी की समाधि पर चलिए, और वहां पर सबसे माल्यार्पण कराया, वहां पर फूल छिड़वाए, गांधी जी की जय जयकार करवाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने संघर्ष करा। बच्चों, संघर्ष करने वालों का सदैव सम्मान होता है। नेल्सन मंडेला ने संघर्ष करा, इसलिए आज हम लाखों कोसों दूर बैठे हुए भी आज नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ते हैं। आज महात्मा गांधी जी के बारे में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में कहां कहां पढ़ाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको आज अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। तो ये क्या है? ये संघर्ष के परिणाम है कि संघर्ष किया तो फिर सम्मान 100% मिलना है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छेड़े। तो जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों को मुखर करने के लिए, मतलब मुख्य रूप से उनको उठाने के लिए, उनको पाने के लिए जो प्रारंभिक संघर्ष करे वो किसके खिलाफ करे? शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ करे। अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए। उनमें से कुछ हिंसक संघर्ष जैसे कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ ही रखा है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। और उसमें क्या था कि जो वहां का निरंकुश राजा था उस राजा को हटाने की बात हुई, और ये वहां का जो बास्तिल किला है उसको तोड़ा जाता है। तो क्लास 9th में आपने उसके बारे में पढ़ा, पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक चैप्टर था। फिर क्लास 10th में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा है। तो वो क्या था? राजतंत्र के खिलाफ ही था। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने का संघर्ष का हिस्सा रही। तो ये तो क्या हो गया? यूरोपीय देशों में राजतंत्रों को हटाने के लिए। अब एशिया और अफ्रीका में क्या करा? ये यूरोप के देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों को गुलाम बना लिया। तो गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया, तो उन उपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता करने के लिए संघर्ष किया गया। दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा। अगर दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो हमें समान नागरिकता पाने वाले अफ्रीका के अश्वेतों को, जो सत्तारूढ़, जो सत्ता में बैठे गोरे अल्पसंख्यक थे, उनके खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा कि साहब हमें समानता के अधिकार चाहिए। यह संघर्ष 1990 के दशक के आरंभ तक जारी रहा और पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में आज भी जारी है। तो ये संघर्ष आपको 1990 के दशक तक देखने को मिलेंगे, तो 2000 तक आपको ऐसे संघर्ष विश्व में देखने को मिलेंगे। और आज भी ऐसे संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में अभी भी जारी है। उनको स्वतंत्रता चाहिए, उनको समानता चाहिए। आपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। उनका मकसद है अपनी जरूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट कर जनमत बदलना,
साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। तो आपने महिला आंदोलन हो गए, दलित आंदोलन हो गए, इनके बारे में पढ़ा होगा। जैसे कक्षा 10 में अगर अपन बात करें तो जन संघर्ष आंदोलन वाले हैं, तो उसमें तो इतना जैसे ज़्यादा है नहीं, नेपाल और बोलीविया के बारे में है, ठीक है। तो आंदोलनों की चर्चा आप कक्षा 12 में जब आ जाएंगे तो स्वतंत्र भारत की राजनीति में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि आप बहुत से महिला और दलितों के आंदोलन होते हैं, तो उसमें क्या है कि सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना और सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको प्रभावित करने की बात यहाँ पर होती है। नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच संबंधों को निरूपण नहीं बल्कि उससे अधिक है। ये नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी है। अब हमेशा इंपॉर्टेंट बात है कि नागरिकता या सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ जो राज्य सत्ता है, मतलब जो सरकार और उसके सदस्यों, मतलब नागरिकों के बीच की बात नहीं है कि यहाँ पे नागरिकता जो रिलेशन संबंध है वो सरकार और नागरिकों के बीच ही नहीं बताती, बल्कि नागरिकों के आपसी संबंधों पर भी जोर देती है कि उनके संबंध कैसे होने चाहिए, उनमें भाईचारे वाली जो भावना है वो होनी चाहिए। इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल है। इनमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यता ही नहीं बल्कि समुदाय के सहजीवन में भागीदार होने और योगदान करने के नैतिक दायित्व भी शामिल होते हैं। अब देखिए, नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल है कि भाई सब एक दूसरे के प्रति क्या है कि कुछ दायित्व है हमारे कि भाई हाँ, और वो कहा जाता है ना पे बैक टू सोसाइटी, हम समाज को, फिर समाज ने हमें सब कुछ दिया तो हम समाज को वापस है। समाज मतलब जो मानव समाज है उसकी बात होती है, और हमारे एक दूसरे के प्रति दायित्व है, एक दूसरे के प्रति हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसी प्रकार समाज की भी है। कानूनी बाध्यताओं की बात नहीं करता, यहाँ पे हमारे पर कुछ नैतिक दायित्व है, कुछ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारी है कि जिससे कि हम सभी की मदद करें, सबको साथ लेकर के चले, किसी के साथ कोई भेदभाव का भाव ना रखे। इस प्रकार नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यायी भी माना जाता है। अब नागरिकों को देश के जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधन है उनका उत्तराधिकारी माना जाता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है इनके उत्तराधिकारी, इनको संभालने वाले हम लोग हैं, और फिर इन आने वाली पीढ़ी को भी हम सौंप करके जाए, और जो हमारी संस्कृति है उसके उत्तराधिकारी भी हमें, और जो आने वाली पीढ़ी को वो सौंप करके जाए। किसी राजनीतिक अवधारणा को समझने का अच्छा तरीका उन उदाहरणों की पड़ताल करना है जिनमें जाने माने अर्थों पर ऐसे समूहों द्वारा सवालिया निशान लगाया जा रहा है जो महसूस करते हैं कि उनमें गए हैं। देखिए, अब राजनीतिक अवधारणा को समझने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो यही है कि जो सवाल, जो हम उदाहरण देखते हैं और उन पर जो सवाल उठाए गए उन पर बड़े विस्तार से विस्तार में चर्चा करें, और ऐसी ही चर्चा हम नागरिकता वाले में भी करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।